लेजर थेरेपी क्या फुल फॉर्म है? सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म क्या रहता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अब इसमें फुल फॉर्म हो जाता है, लोग इसमें थोड़ा सा एक थोड़ी सी हल्की सी ट्रिक रहती है कि इसमें से ना कुछ लोग ना ऑफ में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दो बार बार ऑफ आते हैं ना, इसमें थोड़ा कंफ्यूज आते हैं। फुल फॉर्म तो इनका पांच का तो नाम याद कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा ऑफ में भूल जाते हैं कि दो बार बार ऑफ करा करें। तो बस याद रखना कि हर दो वर्ड के बाद ऑफ लगेगा। लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ, फिर क्या? स्टिमुलेट एमिशन ऑफ रेडिएशन। नाम में ही सब कुछ लिखा है, लेजर की पूरी जो मीनिंग है ना उसके नाम में फुल फॉर्म में ही लिखा है। क्या है कि पहली बात तो हमें ये बिल्कुल लेजर थेरेपी में एक चीज समझ आ रही है कि ये जो भी बात हो रही है वो लाइट के बारे में हो रही है, और उसका हम क्या कर रहे हैं? एम्प्लीफिकेशन कर रहे हैं। एम्पलीफायर, एम्पलीफायर का काम क्या होता है? एम्पलीफाई करना किसी भी चीज को। जैसे हम साउंड एम्पलीफिकेशन करते हैं, लाइट एम्पलीफिकेशन करते हैं। इसका अभी हम पढ़ेंगे कैसे एम्पलीफाई कर रहे हैं। अभी फुल फॉर्म से समझते हैं कि फुल फॉर्म उसका क्या कहना चाह रहा है। यानी पर्टिकुलर हमारे पास एक लाइट है, उसको हम एम्पलीफाई करेंगे। हम एम्पलीफाई करने का मतलब है क्या? कि पर्टिकुलर एम्पलीफाई डिफाइन अलग अलग वेज में। जैसे हम साउंड एम्पलीफिकेशन करते हैं, मतलब क्या कि पर्टिकुलर हमने एक साउंड दिया, उसको हम हाई फ्रिक्वेंसी पे लेना चाहते हैं। या इसी प्रकार हम कोई लाइट ले रहे हैं तो उसमें हम वेवलेंथ चेंज करना चाह रहे हैं, फ्रिक्वेंसी चेंज करना चाह रहे हैं, इंटेंसिटी चेंज करना चाह रहे हैं। क्या है, क्या उसमें एम्पलीफिकेशन करना चाह रहे हैं, वो हम लेजर में आगे पढ़ेंगे। लेकिन इसमें हो कैसे रहा है? प्रोसेस स्टार्ट किससे हो रही है? लाइट के एम्पलीफिकेशन से। और वो लाइट का एम्पलीफिकेशन होगा कैसे? ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन। स्टिमुलेटेड का तो मतलब पता है कि स्टिमुलेट कर रहे हैं। इमिशन ऑफ रेडिएशन। अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है कि इमिशन ऑफ रेडिएशन का मतलब क्या है। यहाँ इमिशन का मतलब क्या है? रेडिएशन का मतलब तो हम समझ गए हैं कि ठीक है। यहाँ इमिशन का मतलब है एनर्जी से। तो यहाँ पर इमिशन का मतलब है एनर्जी से, मतलब यहाँ पर पर्टिकुलर कोई एनर्जी का यूज होने वाला है। अब यहाँ से हमें फुल फॉर्म से एक चीज तो बहुत क्लियर हो गई कि पर्टिकुलर यहाँ पर ये बोलना चाह रहे हैं कि हम एक एनर्जी को, पर्टिकुलर एनर्जी को इस तरीके से स्टिमुलेट करेंगे कि वो पर्टिकुलर लाइट को एम्पलीफाई कर देगी, और फिर उससे जो मिलने वाली रेडिएशन होगी वो होगी लेजर थेरेपी, वो होगी हमारी लेजर। और उसी लेजर को अगर हम थेराप्यूटिकली यूज करेंगे तो हम उसको बोलेंगे लेजर थेरेपी। अभी इतना क्लियर नहीं हुआ होगा मुझे मालूम है, लेकिन इसको हम पूरा भी अच्छे से डीप में पढ़ते रहेंगे। तो क्या कहना चाह रहे हैं? ये क्या है? लेजर थेरेपी है क्या? लेजर थेरेपी इट इज रिफर टू द प्रोडक्शन ऑफ बीम ऑफ अ रेडिएशन। बिल्कुल, बीम ऑफ अ रेडिएशन। यहाँ इसका मतलब, कहने का मतलब यह है कि अगर आप देखते हैं, अगर आप सिंपल कोई भी विजिबल लाइट देखते हैं, बहुत ही विजिबल लाइट देखते हैं, तो उसमें आप देखते हैं कि 7 डिफरेंट कलर्स की लाइट होती है। विजिबल लाइट का मतलब क्या है? विबग्योर। देखते हैं ना, तो उसमें 7 डिफरेंट कलर्स की लाइट है जो मिलकर एक साथ चलती है, और जब एक साथ कंटिन्यूटी में आती है तो वो आपको व्हाइट लाइट शो होती है। व्हाइट आपको कब शो होती है? जब ये सातों की सातों आपस में एक साथ मिल जाती हैं, और ये सातों की सातों डिफरेंट अलग अलग वेवलेंथ पे चलती हैं। लेकिन लेजर में ऐसा नहीं होता। लेजर में क्या होता है कि पर्टिकुलर कोई एक ही लाइट, कोई पर्टिकुलर एक ही लाइट चलेगी, और वो भी अकेले ट्रेवल नहीं करती, वो बीम में करती है। बीम का मतलब एक साथ बहुत सारी, हजारों एक साथ। क्यों एक साथ हजारों कर रही है? कि सबकी एनर्जी ऐड हो सके। क्योंकि अगर हम पर्टिकुलर किसी एक एक वेवलेंथ की लाइट को हम उठा लेंगे, ठीक है, हम उठा तो लेंगे, क्या पर्टिकुलर उसमें उतनी एनर्जी होगी कि हम उसको थेराप्यूटिकली यूज कर सकें? कैसे उठाते हैं, कैसे करते हैं, हम इसको आगे पढ़ेंगे। अभी वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो बीम ऑफ रेडिएशन का मतलब यहाँ क्या है कि जो पर्टिकुलर हम रेडिएशन ले रहे हैं वो कोई एक सिंगल उसमें नहीं है या टू है, वो एकदम बीम है, मतलब एक साथ इकट्ठी होकर एक साथ चलती हैं, कोई आगे पीछे नहीं चल रही है, सारी मिलकर एक साथ चल रही है। तो उससे फायदा क्या होगा? सारी एक साथ समअप हो जाएंगी। यानी जो एनर्जी है, अगर कोई आगे चलेगी पीछे चलेगी तो, लेकिन अगर एक साथ चलेंगे तो क्या होगा? एनर्जी सबकी एडअप होती जाएंगी और वो एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएंगी, और आपको एक अच्छा थेराप्यूटिकली रिजल्ट दे पाएंगे। तो ये क्या कह रहा है? बीम ऑफ रेडिएशन विच डिफर्स फ्रॉम दी ऑर्डिनरी लाइट इन सेवरल वेज। जो हमारी ऑर्डिनरी लाइट है उससे बहुत तरीकों से अलग है। एक तरीका तो यही बता दिया कि बीम ऑफ रेडिएशन, जो हमारी जो ओरिजिनल लाइट होती है वो बीम में नहीं चलती, उसमें एक आगे चल रही है एक पीछे चल रही है, इसलिए आपको वो डिफरेंट कलर नजर आते हैं। लेकिन लेजर में क्या है? सब एक साथ में चलती हैं। और आजकल तो आप देख ही रहे हो, बहुत सारे लेजर का बहुत लेजर शो होते हैं सर्जिकल इंसीजन में। सर्जिकल इंसीजन में जितने भी आपके लेप्रोस्कोपी, जितने भी आपके आजकल जितने भी चलने लगे हैं, सिर्फ होल करके आपको प्रॉपर कर देते सर्जिकल इंसीजन, कुछ भी जरूरत नहीं है। ऑप्थेमोलॉजी में
लेंस पर क्या करते हैं, आपके कॉर्निया पर लगा के आपका जो भी नंबर रहता है वो आपका सब ठीक कर देते हैं। गायनेकोलॉजी सब जगह आजकल आज लेजर का यूज होने लग गया है। अब यहाँ से हम प्रॉपर समझेंगे कि कैसे बनाई जाती है। बहुत अच्छे से समझना, लोग आगे निकाल देते हैं, वो लिखा इसी में है। अगर हमने क्लास 12th में फिजिक्स पढ़ी है तो उसमें हमने बहुत अच्छे से एक वर्ड याद करा था, क्वांटम थ्योरी। ये पूरा का पूरा बेस है क्वांटम थ्योरी पे। मैक्स प्लैंक, अपन को पता ही है, मैक्स प्लैंक थे, उन्होंने क्वांटम थ्योरी दी थी। उन्होंने बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट बोला था। उन्होंने बोला था कि अगर आप किसी भी चीज को, किसी भी बॉडी को अगर आप हीटअप करते हो तो वो अपना कलर चेंज करती है। ऐसा क्यों? अगर उन्होंने बोला कि अगर हम किसी भी बॉडी को तो उसका टेम्परेचर चेंज करते जाएं तो वो अपना क्या कलर चेंज करती है। मैं सिंपल आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल ले लो, आयरन। आयरन को आप गर्म करते जाओ, आप जैसे ही जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे उसका उसके उसमें जो दिखने वाला कलर है, जो हमें दिख रहा है, उसको विजिबल हो रहा है, वो चेंज होता रहेगा। ऐसा क्यों? वो कलर टेम्परेचर के साथ चेंज क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है? तो वो ही उन्होंने समझाया। वो उन्होंने किस पे समझाया? वो उन्होंने एक बहुत सिंपल, अगर आपको याद है, उन्होंने एक मॉडल दिया था। पहले हम सिंपल एक एटम को समझते हैं, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि हमें बिल्कुल हमेशा याद रहे। ये हमारा एटम है, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। बीच में हमारा क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है क्या क्या होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं हमारे दो दो चीजें होती है क्या, एक तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, पता है हमें। और न्यूक्लियस के बाहर क्या, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, इस तरीके से एनर्जी के सेल बने हुए होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या घूम रहे होते हैं अपनी ही सेल में। अपनी सेल में अगर मैं आपसे बोलूं कि पर्टिकुलर कोई एक एटम है जो बिल्कुल स्टेबल कंडीशन पे बैठा है, स्टेबल है, तो उसका मतलब क्या है कि उसके जो जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है वो अंदर भरे हुए हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी ऑर्बिट में घूम रहे हैं। बस, सिंपल सा। अब बहुत अच्छा ये क्वेश्चन आता है कि जितने जो आपको पता है, जो जो भी इलेक्ट्रॉन है वो न्यूट्रॉन के पास ही घूमते हैं। वो न्यूट्रॉन के पास घूमना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि एट अ स्टेज ऑफ जब एनर्जी बिल्कुल लो होती है, हमें पता है, हमने स्टार्टिंग से एक बात बोलते आए हैं कि स्टेबिलिटी का मतलब है एनर्जी कम होना। ये इसको क्यों इस रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं? हमने हर जगह, हमने यूवी में भी देखा था, इंफ्रारेड में भी देखा था, कि हम पर्टिकुलर किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर हम एनर्जी देते थे तो उसके अंदर क्या होता था, वो अनस्टेबल हो जाता था। और उसके अंदर एक एनर्जी आने की वजह से वो क्या, कॉलिजन स्टार्ट कर देता था। क्यों कॉलिजन स्टार्ट करता था? क्योंकि वो कोलाइड करके अपने अंदर जो अपन उसको एक्स्ट्रा एनर्जी दी है वो उसको बाहर निकालना चाहता है और खुद को फिर से स्टेबल कंडीशन में लाना चाहता है। अब स्टेबल कंडीशन का यहाँ मतलब ये है कि बिल्कुल शांत बैठना चाहता है। हम भी क्या चाहते हैं? कुछ काम ना करें, नहीं पढ़े नहीं करें, आराम से। हम हमारी स्टेबल कंडीशन में अपने क्या चाहते हैं? चुपचाप लेटे रहे आराम से, शांति से। तो वो यही नेचर में हर कोई चाहता है कि उसकी लिए स्टेबल कंडीशन क्या होगी, एनर्जी बढ़िया। एनर्जी हमें, हमारे पास जितनी हमें एनर्जी जरूरत है बस उतनी ही हो, उससे ज्यादा ना मिले, क्योंकि ज्यादा मिलेगी तो हमें एक्टिवेट होना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से इसमें जो क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, वो क्या, इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखते हैं। एकदम इन इलेक्ट्रॉन को अपनी अपनी तरफ। अब उनको पता है फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद है किसी को? फर्स्ट सेल में होते थे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, याद है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते थे। इसी तरीके से सेकंड सेल में कितने होते थे? सेकंड सेल में होते थे 8 इलेक्ट्रॉन। थर्ड सेल में होते थे कितने? 18। 18। और फोर्थ सेल में होते थे हमारे 32 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन अपनी स्टेट में कब है, कब पहली स्टेट में 2 है, कब दूसरी स्टेट में 8 है, सेकंड सेल में, और कब वो 16 और कब 32 है, जब वो स्टेबल कंडीशन में, जब उसमें एनर्जी नहीं है, सब अपनी अपनी ऑर्बिटल में घूम रहे हैं, किसी को कोई टेंशन नहीं है। हमने बस इसी एटम के स्ट्रक्चर को बिगाड़ा। किस तरीके से बिगाड़ा, जरा इसको समझते हैं कैसे हमने बिगाड़ा। हमने क्या करा, पर्टिकुलर ये एटम था, उसके अंदर ये सेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, हमने बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी दी। एक्सटर्नल एनर्जी दी। एक्सटर्नल एनर्जी ने क्या करा, उस पर्टिकुलर जो इलेक्ट्रॉन आराम से अपनी स्टेट में घूम रहे थे उसको हमने करा क्या, अनस्टेबल। उसको एनर्जी प्रोवाइड करी, और वो जैसे ही अनस्टेबल होगा वो क्या करेगा, वो अपनी से नेक्स्ट वाली सेल पर जंप कर जाएगा। जो उससे, जैसे अगर जो ये फर्स्ट सेल है तो वो सेकंड सेल पे जंप कर जाएगा, सेकंड वाले हैं वो थर्ड सेल पे जंप कर जाएंगे, थर्ड सेल वाले फोर्थ सेल पे। वो डिपेंड करेगा कि आपने बाहर से जो आपने मैकेनिकल एनर्जी दी है वो कितनी दी है। उस हिसाब से अमाउंट ऑफ एनर्जी पर डिपेंड करेगा, जितनी ज्यादा आप एनर्जी देते जाएंगे उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन जंप करते जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जंप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपने बाहर से एनर्जी दी है।
आपने एनर्जी हटा दी, जो आपने एनर्जी दी पर्टिकुलर, आपने कोई भी एनर्जी का सोर्स था, आपने इलेक्ट्रिकल दी, मैकेनिकल दी, हीट दी, कोई भी एनर्जी के सोर्स से आपने अपने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दी, इलेक्ट्रॉन हो गए एक्साइट। एक्साइट होने के बाद आपने जो एनर्जी जिस फॉर्म में दे रहे थे आपने उस फॉर्म को हटाए। अब क्या होगा, वही मैं, अब इलेक्ट्रॉन अपने वापस अपने घर पर आना चाहेंगे, आएंगे। कैसे आएंगे, आपने जो पर्टिकुलर उनको एनर्जी दी है वो एनर्जी को रिलीज करके। वो नॉर्मल कंडीशन में कब आ पाएंगे, जो आपने एक अमाउंट में उन्हें एनर्जी दी है वो उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करेंगे, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करेंगे, तब वो वापस अपने घर में आ पाएंगे। और वो जिस अमाउंट ऑफ रिलीज को करते हैं वो डिफरेंट फॉर्म में होता है, हम देते डिफरेंट फॉर्म में, रिलीज वो डिफरेंट फॉर्म में करते हैं। उसको बहुत प्यारा, स्टार्टिंग में उसका नाम नहीं पता था उसको, स्टार्टिंग में साइंटिस्ट ने मैक्स प्लैंक बोल के चले गए थे कि वो एक तरीके से पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, वो बोल के चले गए कि वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी। फिर आगे उसको डिस्क्राइब करा गया कि वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी क्या है, फोटोन्स हैं। वो क्या है, फाइनली फोटोन्स है, उनका नाम बाद में फोटोन्स रखा गया। मैक्स प्लैंक के टाइम तक तो उसको उन्होंने बोल दिया कि जो भी इलेक्ट्रॉन अपनी सेल में वापस आता है वो एक एनर्जी को जब डिस्क्रिएट करता है, अपने अंदर से निकालता है, तो वो क्या करता है, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स को छोड़ता जाता है। इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स में बाहर निकलता है। तो इसलिए बोला कि क्या डिस्क्रीट क्वांटिटी विद रेडिएशन और पैकेट्स ऑफ एनर्जी। बाद में उसका जब क्वांटम थ्योरी आई बाद में और बड़े बड़े, तो उन्होंने फिर उसका बाद में नाम रखा क्या, फोटॉन्स। फिर इसी फोटॉन्स का हम करते हैं यूज, इसी एनर्जी को हम अपनी क्या किस में लेते हैं, अपने यूज में लेते हैं। तो बिल्कुल अब फुल फॉर्म समझ आया, हमने क्या करा, पर्टिकुलर हमने एक लाइट दी, अब ये लाइट को उसको हमने एम्पलीफाई करा एनर्जी देके। यहाँ इमिशन का मतलब था जो आपने पर्टिकुलर एनर्जी दी थी वो एनर्जी उसने वापस करी, यानी इमिट करी। इमिट मीन्स क्या होता है, बाहर निकालना। आपने इसको स्टिमुलेट करा, स्टिमुलेट के बाद उसने क्या करा, अपनी वो जो एनर्जी थी उसको बाहर निकाला, इमिट करा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, जिसको स्टार्टिंग में नाम दिया गया था पैकेट्स ऑफ एनर्जी, बाद में उसको बोला गया फोटॉन्स। उसी फोटॉन्स को हम यूज करेंगे अलग अलग तरीके से। तो यही पूरा उन्होंने लिखा है कि जर्मन फिजिसिस्ट मैक्स प्लैंक 1900 में उन्होंने बताया था कि वो डिफरेंट कलर चेंज क्यों होते हैं, और उन्होंने पूरी क्वांटम थ्योरी बताई। देखो क्वांटम थ्योरी इसमें एक्सप्लेन नहीं करी है, लेकिन मैंने आपको पूरी की पूरी क्वांटम थ्योरी अभी समझा दी, वही जो क्वांटम थ्योरी होती है जो मैंने अभी आपको बताई। और इन्होंने इसको पैकेट्स ऑफ एनर्जी बोल के खत्म कर दिया। बाद में आइंस्टीन ने इसको फिर और आउटलाइन करा, डिस्क्राइब करा, और उन्होंने इसका नाम दिया फोटॉन्स। और उसी फोटॉन्स के उसी रेडिएशन को हमने यूज में लिया। फिर बाद में 1960 में डॉक्टर ड्यूटरमेयर ने इसको फर्स्ट टाइम यूज में लिया। और सबसे पहले जो लेजर बना वो बना था रूबी लेजर। ये याद रखना, ये 2 मार्क्स में आपको जानकारी होनी रही है कि जो फर्स्ट टाइम आपका लेजर बना था वो बना था रूबी लेजर। बाहर से कहां पर, लेबोरेटरी में। लेबोरेटरी में जो फर्स्ट टाइम लेजर हमने बनाया फोटॉन्स का यूज करके वो बनाया रूबी लेजर। रूबी लेजर के बाद फिर दोबारा मॉडिफाई हुआ, मॉडिफाई करने के बाद फिर दूसरा लेजर बना हीलियम नियॉन लेजर, हीलियम नियॉन लेजर, यानी पहले वाला रूबी लेजर फिर बना हीलियम नियॉन लेजर। फिर उसके बाद फिर उसे फिर डेवलप करा, फिर आखिरी में बना, उसके बाद बना कार्बन डाइऑक्साइड लेजर, CO2 लेजर, कार्बन डाइऑक्साइड लेजर। ये क्या चल रहा है, मॉडिफिकेशन चलता जा रहा है, मॉडिफिकेशन चलता जा रहा है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड लेजर है ये अभी प्रेजेंट के टाइम में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। किस चीज में, जितनी भी सर्जरी करी जाती है लेजर की मदद से, जो भी सर्जरी करी जाती है उनमें मोस्ट यूज करने वाला जो लेजर है वो कौन सा है, वो CO2 लेजर है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेजर। तो किस तरीके से फर्स्ट आया रूबी लेजर, वो बाद में डेवलप होके बना हीलियम नियॉन लेजर, वो फिर फर्दर हुआ और बना कार्बन डाइऑक्साइड लेजर, जो बहुत कॉमन है अभी किसमें, सर्जिकल एप्लीकेशंस में। फिर बाद में और बहुत सारे लेजर आए, हम आगे आगे पढ़ेंगे। जो सबसे मोस्ट कॉमन अभी जो लास्ट का है बिल्कुल, वो है सेमीकंडक्टर डायोड लेजर, सेमीकंडक्टर और डायोड लेजर। ठीक है, अभी इसमें किसी को डाउट, पूरी मैकेनिक समझ आ गई, किस तरीके से लेजर बनती है, प्रोडक्शन किस तरीके से होता है इसका। क्योंकि अभी जो नेक्स्ट प्रोडक्शन आएगा ना, वो मैंने आपको यही वो वहां पर मैं प्रोडक्शन में आपको ऑन द बेस ऑफ लेजर पे बताऊंगा कि लेजर कैसे बनती है। मैंने अभी आपको जो प्रोडक्शन बताया वो फोटोन का बताया, मतलब मैंने आपको पर्टिकुलर ये बता दिया कि लेजर कैसे होती है। अब लेजर में भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट आएंगे, जैसे भी हम पढ़ के आए, रूबी लेजर, हीलियम नियॉन लेजर, ये सब लेजर कैसे बनते हैं। जो मैकेनिज्म रहेगी वो तो यही रहेगी, पर्टिकुलर कुछ चीजें चेंज होंगी, वो चीजों को हम समझेंगे, लेकिन मैकेनिज्म नहीं चलेगी। मैकेनिज्म आपको समझ आनी चाहिए कि पर्टिकुलर हमने फोटोन का यूज करके ही
उस पर्टिकुलर रेडिएशन को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज करके उसको हम एज अ थेरेप्यूटिकली इन द फॉर्म ऑफ लेजर यूज करते हैं। अब इसमें तीन बहुत अच्छी चीजें देके रखी हैं। क्या? पहला तो इन्होंने देके रखा है, अब ये क्वेश्चन आता है कि राइट दी प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर, आता है 8 मार्क्स में भी आ जाता है कभी कभी। तीन बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देके रखी हैं। पहला है क्रोमेटिसिटी, दूसरा है कोहिरेंस, और तीसरा है कॉलिमेशन। ठीक है, पहले हम समझते हैं मोनोक्रोमेटिसिटी। नाम में ही लिखा है, मोनो मीन सिंगल, और क्रोमेटिसिटी यानी कलर। यानी यही बात हम ऊपर कह के आए थे, जो बीम ऑफ लाइट में मैंने आपको बात समझाई थी, वही बात इन्होंने प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर में बताई उसको। उन्होंने क्या बोला कि लेजर की ये प्रॉपर्टी है कि वो सिंगल कलर की लाइट में चलेगा। बीम में तो चलेगा, लेकिन जितने बीम में जितनी भी लाइट्स है वो सिंगल कलर की होगी। ऐसा नहीं कि बिफ्योर की तरह जो विजिबल लाइट है वो 7 डिफरेंट कलर की लाइट्स में चल रहा है, नहीं, सिंगल कलर की लाइट में चलेगा। तो क्या है, दिस मींस दैट द लेजर लाइट हैज अ सिंगल कलर, मोनो मींस सिंगल और क्रोमेसिटी मींस कलरेशन। ऐसा क्यों? दिस इज बिकॉज लेजर्स आर अ सिंगल वेवलेंथ। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज करेंगे तो सबकी डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ होगी, तो फिर पर्टिकुलर हम उसको थेराप्यूटिकली यूज कैसे कर पाएंगे? सबकी डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ होगी, सबका एडअप करके कोई डिफरेंट ही वेवलेंथ बन के कोई अलग ही फॉर्मेशन का लेजर बन कुछ बनेगा, रेडिएशन बनेगी। उसको फिर हम थेराप्यूटिकली यूज कैसे कर पाएंगे? हमें तो एक पर्टिकुलर अमाउंट में चाहिए ना, हमें तो एक पर्टिकुलर अमाउंट में वेवलेंथ चाहिए, क्योंकि फिर हम उससे स्टडी करेंगे कि कितने अमाउंट की वेवलेंथ यहाँ यूज होती है, इतने अमाउंट की यहाँ यूज होती है, फिर पर्टिकुलर हम उसी तरीके से उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या, इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है मोनोक्रोमेटिसिटी होनी चाहिए, यानी सिंगल कलर ऑफ लाइट पे वर्क करनी चाहिए। यानी दिस इज बिकॉज द लेजर आर ऑफ सिंगल वेवलेंथ। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ एक ही होनी चाहिए। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट आपको वेवलेंथ मिलेगी, और अगर आपकी सिंगल वेवलेंथ होगी तो आपकी डेफिनेट फ्रीक्वेंसी भी होगी, और जिसको आप क्या इजिली ऑर्डर यूज कर सकते हो। और जबकि ऑर्डिनरी लाइट देखोगे तो उसमें बहुत डिफरेंट वेवलेंथ होती है। क्या होते हैं? ये हम बात करके आए हैं, क्योंकि वो 7 कलर से मिलकर बना होता है, तो उसकी 7 डिफरेंट वेवलेंथ होगी। तो ये हमारा था फर्स्ट पॉइंट, मोनोक्रोमेटिसिटी। अब हम सेकंड वन पढ़ेंगे। आपको कहीं कोई भी डाउट आए बिल्कुल पूछना। ये अभी मैं आपको बताऊंगा जी, स्कैनिंग इलेक्ट्रोड और ये लेजर थेरेपी है, ये सब क्या है, ये भी आएगा नीचे। कहीं कोई भी डाउट आए उधर ही पूछना। मोनोक्रोमेसिटी क्लियर। दूसरा पॉइंट है कोहिरेंस। व्हाट इज कोहिरेंस? कोहिरेंस में इन्होंने कहा कि सबसे बड़ी, देखो उन्होंने पहला तो बोल दिया कि सिंगल वेवलेंथ की होनी चाहिए, लेकिन हम स्टार्टिंग में पढ़ के आए थे कि बीम होना चाहिए। तो कोहिरेंस ये चीज कहना चाह रहा है कि आप जो उसमें लेजर में जो सारी यूज करोगे ना, वो सबको एक साथ चलना पड़ेगा। अब बीम यूज कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन बीम का मतलब ये नहीं है कि एक आगे चल रही है तो एक पीछे चल रही है। सिंगल कलर की यूज कर रहे हो अच्छी बात है। अब सिंगल कलर की यूज करने के बाद भी वो सब कोहिरेंस होनी चाहिए, यानी एक दूसरे के साथ क्या, सेम सेम बिल्कुल। अगर मैं आपको बोलूं वेवलेंथ किस तरीके से चलती है, अगर मैं आपको बोलूं इस तरीके से चलती है वेवलेंथ हमारी, यानी क्या ये पर्टिकुलर हमारी क्या हो गई, एक साइकिल हो गई। किसी भी वेवलेंथ की ये क्या है, एक साइकिल है। इसमें अपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, पता है किसी को? क्रस्ट। और नीचे वाले पार्ट को? ट्रफ। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं क्रस्ट और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं ट्रफ। ठीक है, तो इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि आप पर्टिकुलर, ये तो हमने एक सिंगल का डायग्राम बनाया, अभी ये क्या है, एक सिंगल वेवलेंथ का डायग्राम है। अब इसमें तो बीम यूज करनी, हजारों यूज करनी है, तो इनका कहने का मतलब ये है कि आप जितनी भी यूज करो, आपका यही होना चाहिए गोल कि जितनी भी सारी बीम है सबके क्रस्ट आपस में मिलने चाहिए और सबके ट्रफ भी आपस में मिलने चाहिए। मिनिमम टू मिनिमम डेविएशन होना चाहिए। देखो कोई भी चीज परफेक्ट तो हो ही नहीं सकती 100%, हम कितनी भी कोशिश कर ले हम 100% तो नहीं लेके आ सकते उनको, लेकिन फिर भी हमारा ये होना चाहिए कि मिनिमम टू मिनिमम, मतलब यही होना चाहिए कि मिनिमम टू मिनिमम जो क्रस्ट, एक की क्रस्ट है वो दूसरे की क्रस्ट से मिनिमम टू मिनिमम बिल्कुल एकदम चिपकी हुई हो, बिल्कुल मीट करे, और ट्रफ उनकी एक तरफ है दूसरे टाइम और बिल्कुल एक सिमिलर टाइम पर चल रही है। यानी इसकी क्रस्ट बिल्कुल उसकी क्रस्ट पे एक टाइम पर मिले और इसकी तरफ दूसरी तरफ की एक टाइम पर मिले, यानी जितनी भी बीम है उन सबकी क्रस्ट और ट्रफ आपस में मिलकर चले। अब मिलकर चलेंगी तो उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा होगा कि सबकी एनर्जी एडअप होने की वजह से वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएंगी। अगर अलग अलग चलेगी तो सबकी अलग अलग एनर्जी होगी, कोई पहले खत्म हो जाएगी कोई बाद में खत्म होगी। हमें ऐसा तो नहीं चाहिए, हमें क्या पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए जो एक ही टाइम पर हमें मिले,
यही हमने उसकी फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ी थी। तो वो कैसे मिल पाएगी? जब हम सबको एक साथ यूज करेंगे। जब सबको एक साथ यूज करेंगे तो उनका सबका एडअप होता जाएगा, उनकी जो पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी वो एडअप होती जाएगी। तो हमें क्या, वो क्या करेंगे, ज्यादा वेवलेंथ मिलेगी, यानी लॉन्ग डिस्टेंस भी ट्रेवल कर पाएंगे वो। और दूसरी बात, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने के साथ वो यूनिडायरेक्शनल होंगे। क्यों? क्योंकि सब की सब एक डायरेक्शन में चलते जा रहे हैं। तो वही कोहेरेंस में लिखा है कि लेजर डेरिएशन आर नॉट ऑफ द सेम वेवलेंथ बट ऑल्सो हैव द सेम फेज। ऐसा नहीं है कि आप बोल रहे हो सिर्फ वेवलेंथ सेम है, नहीं, फेज भी सेम होने। फेज कौन से होते हैं हमारे? क्रस्ट होते हैं। यानी कोहेरेंस मींस सिमिलर और सिंक्रोनस बिहेवियर ऑफ लेजर बीम। दिस मींस क्या, टू थिंग्स। क्या? लेजर बीम इज टेम्परेरी। क्या स्टार्टिंग में जैसे आप स्टार्टिंग करोगे तो स्टार्टिंग में तो वो थोड़ा सा टेम्परेरी कोहेरेंट होगा। टेम्परेरी कोहेरेंट मतलब स्टार्टिंग में क्या, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। थोड़ी से मैंने आपको जैसे बताया ना, थोड़ा सा क्रस्ट पहले बार से लगा, फिर थोड़ी देर बाद सब एक दूसरे के क्या, एक बीम में आ जाएंगे। इसलिए सब एक दूसरे के साथ कंटिन्यूटी में आ जाएंगे। फिर भी 100% नहीं होता, थोड़ा बहुत तो रहता ही है डिफरेंस। तो वो लिखा है कोहेरेंट मींस द फोटॉन्स आर इन द सेम फेज विद क्रस्ट मीटिंग क्रस्ट एंड ट्रफ मीटिंग ट्रफ इन टाइम। ठीक है। और क्या लिखा है, सेकेंडली द लेजर बीम इज स्पाटियली कोहेरेंट मींस द फोटॉन्स आर यूनिडायरेक्शनल। यानी जितने भी क्या लिखा है, स्पाटियली कोहेरेंट का मतलब है कि सब एक साथ वर्क करेंगे। करने वाला होता है कि एक कोऑर्डिनेशन वे में वर्क करना है, उन्हें कोऑर्डिनेट करके वर्क करना है, और कि सबको एक साथ एक ही डायरेक्शन में चलना है और एक ही फेज में चलना है। उससे फायदा क्या होगा, इसकी वजह से वो लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेवल कर पाएंगे और जो स्प्रेड है बीम का वो कम से कम होगा। लेकिन जबकि आपको ऑर्डिनरी लाइट में ये नहीं मिलेगा। ऑर्डिनरी लाइट में तो आपको अब बात कर ही चुका है, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ मिलेंगी। अब सेकंड पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। पहला हमारा हो गया, पहली प्रॉपर्टी होनी चाहिए मोनोक्रोमेसिटी, दूसरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कोहेरेंस, तीसरी होनी चाहिए कॉलिमेशन। कॉलिमेशन क्या है? कॉलिमेशन का बिल्कुल सेम टू सेम वही मतलब है जो कोहेरेंस में था। कोहेरेंस का एडवांस फॉर्म इन्होंने लिख बोल दिया है। क्या बोल दिया है कि जो भी ये वेवलेंथ चल रही है ना, इन सबको बिल्कुल इस तरीके से चलना चाहिए, क्या एक दूसरे के पैरेलल, कि एक दूसरे को कोई काटे नहीं। अगर ये अभी इस तरीके से चल रही हो, मैं दूसरी अगर इस तरीके से चला दूं, तो यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल उसके अपोजिट हो गई। ये जितना पॉजिटिव में चलाएगा, इतना नेगेटिव में चलेगा, एक दूसरे को खत्म कर देंगे। अगर इसमें अगर मैं इसको यही में अगर इसको थोड़ी बहुत करूं, मैं क्या करूं, पर्टिकुलर ये दे रहा हूं, और इसको मैं दूसरे वाले को थोड़ी सी बिल्कुल हल्की सी इसको चेंज कर दूं, तो क्या करेगा, ये वाला दूसरी वाली की एनर्जी को थोड़ा सा कम तो करेगा। तो हमें क्या, कॉलिमेशन में चलना है, यानी एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल चलना है, जिस वजह से कोई भी डाइवर्जन ना दिखे और आपको जो एनर्जी दिखे ना वो बिल्कुल एक प्रोपेगेटेड वे में चले और लार्ज डिस्टेंस कवर कर सके। यानी कोहेरेंस का एडवांस फॉर्म उन्होंने कॉलिमेशन में बता दिया। जस्ट एक सेकंड होल्ड करना। क्या हो गया, तो ये तीनों पॉइंट हमारे क्लियर हो गए, मोनोक्रोमेसिटी, कोहेरेंस और कॉलिमेशन। अब प्रोडक्शन ऑफ लेजर पढ़ना है। लेजर को हम बनाते किस तरीके से हैं, ये पूरा का पूरा वही डायग्राम है जो अभी मैं आपको स्टार्टिंग में समझा के आया था, वही उन्होंने लिख के रखा है। इट इज रिकॉल्ड दैट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन इंडिविजुअल एटम रिमेन एज अ क्लाउड ऑफ नेगेटिव चार्ज, और न्यूक्लियस के अंदर भरा होता है पॉजिटिव चार्ज। यानी क्या आपका पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये आपके कहाँ होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। और इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, ट्रेवल कर रहे होते हैं अपनी अपनी सेल में। वो ही डिफरेंट क्या, द इलेक्ट्रॉन्स कैन ओनली ऑक्यूपाई सर्टेन एनर्जी लेवल्स ऑफ सेल अराउंड द न्यूक्लियस। उनमें जितनी पर्टिकुलर अमाउंट की एनर्जी, वो उसी एनर्जी में अपने आप को क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। आप बाहर से उनको एनर्जी देंगे, क्या होगा, उन इलेक्ट्रॉन में एनर्जी आएगी, वो दूसरी सेल में ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर करने के बाद जब आप उस मीडियम को हटाएंगे, वो अपनी क्या, ग्राउंड स्टेट पे वापस आएंगे। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है, मोस्ट स्टेबल और ग्राउंड स्टेट, जो स्टेट जो उनकी पर्टिकुलर थी वो उसको वापस लेना चाहेंगे, और जैसे ही वापस लेंगे वो पर्टिकुलर अमाउंट में एनर्जी ऑफ पैकेट छोड़ेंगे, जिसको हमने फोटोन बोला। वो सी यही प्रोडक्शन ऑफ लेजर में आपको स्टार्टिंग में पूरी क्वांटम थ्योरी थी, फर्स्ट लाइन उधर ही मैंने आपको ये पूरा का पूरा समझा दिया था।
तो इसमें कुछ भी अलग नहीं लिखा है, वही सब लिखा है, फोटोन रिलीज होंगे और उसी तरीके से सब कुछ लिखा है। अब लेजर का प्रोडक्शन कैसे करेंगे? तीन चीजें चाहिए आपको, तीन कंपोनेंट्स आपको लेजर के प्रोडक्शन के लिए चाहिए। पहला चाहिए लेजिंग मीडियम, दूसरा चाहिए रेजोनेटिंग चेंबर और तीसरा चाहिए एनर्जी का सोर्स। यही तो हम स्टार्टिंग से बात करते आ रहे हैं। लेजिंग मीडियम क्या है? लेजिंग मीडियम है पर्टिकुलर वो मीडियम जिसके अंदर आप सारी की सारी प्रोसेस चलाओगे। लेजिंग मीडियम क्या कि उसके अंदर जितनी भी है उसमें 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 उतनी पावर है कि जो भी उसकी, जैसे अगर मैं सपोज करूं, मैं इसको एक ट्यूब बोल दूं, अभी मैं बताऊंगा ये ट्यूब किसकी, जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेजर पढ़ेंगे तब बताएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेजर में डिफरेंट टाइप की ट्यूब यूज होती हैं। तो मैं लेजर मीडियम का, इसके अंदर क्या चलेंगी, सारी प्रोसेस चलेंगी और इससे निकलने वाली जो एनर्जी है वो इसको ये क्या कर पाएगा, स्टोर करके रख पाएगा। फिर रेजोनेट से हम उसको क्या करेंगे, रेजोनेट करेंगे, यानी उसकी पावर को इंक्रीज करेंगे। और एनर्जी सोर्स का मतलब क्या है, ये आउटपुट है, इससे हम बाहर ले लेंगे। यानी अब बिल्कुल हम सिंपल वर्ड में समझते हैं कि लेजिंग मीडियम क्या कह रहा है, द मटेरियल विच इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग लेजर। जो मटेरियल, जैसे रूबी लेजर था, रूबी लेजर का मतलब क्या था, वहां जो रूबिडियम था वो क्या था आपका, लेजिंग मीडियम था। कार्बन डाइऑक्साइड लेजर, वहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या थी आपकी, लेजिंग मीडियम। अर्गन नियोन लेजर, जो अर्गन और नियोन थे वो क्या थे, वो थे आपके हीलियम और नियोन थे, अर्गन नियोन थे, गैलियम एसिड, ये सब क्या है आपके लेजिंग मीडियम। यानी पर्टिकुलर जिस नाम का लेजर होता है वही आपका लेजिंग मीडियम है, क्योंकि तो वही तो आपका प्रोड्यूस कर रहा है। यानी द मटेरियल विच इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग लेजर इज नोन एज लेजिंग मीडियम। और क्योंकि जो भी चेंज होना है वो उसी के अंदर होना है, क्योंकि अगर जैसे मैंने पर्टिकुलर अगर ये रूबिडियम ले लिया और इसके अंदर मैं एक अमाउंट ऑफ एनर्जी दूंगा एक्सटर्नल सोर्स से, तो उसी के अंदर क्या होगा, फोटॉन्स ऑफ लाइट बाद में निकलेंगे। तो वही लिखा है, इट कैन एब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स देन गिव्स ऑफ इट्स एक्सेस एनर्जी, किसकी फॉर्म में, फोटॉन्स ऑफ लाइट। अब जैसे अगर लेजिंग मीडियम में बोल दूं, अगर लेजिंग मीडियम गैस सॉलिड भी हो सकता है, मोस्ट कॉमन जैसे जो रूबेडियम लेजर है ना, ये सॉलिड का ही होता है। और जैसे कौन सा सॉलिड के जैसे, और दूसरे सेमीकंडक्टर गैस वाले भी होते हैं, CO2 क्या है, गैस ही तो है। हीलियम नियोन क्या है, गैस ही तो है। तो ये दोनों फॉर्म में रहते हैं। लेजिंग मीडियम आपका सॉलिड भी हो सकता है और गैसियस भी हो सकता है। दूसरा है रेजोनेटिंग चेंबर। रेजोनेटिंग चेंबर का मतलब होता है कोई भी चीज को रेजोनेट करना, यानी उसका अमाउंट बढ़ाना। पर्टिकुलर अगर हम कोई लेजिंग मीडियम से हमें जो एनर्जी मिली, जो फोटोन्स मिल रहे हैं, उसको क्या करना, हमें देना बिल्कुल रेजोनेट करके, कि कहीं वो कोई वेस्ट ना हो। किस तरीके से करते हैं, बहुत सिंपल मेथड होता है। ये ट्यूब है रूबिडियम की, इसको हमने बाहर से क्या करा, सपोज एनर्जी दी, इसके अंदर फोटोन्स होना स्टार्ट हो गए। अब वो फोटोन्स हम लेंगे कैसे, वो फोटोन्स हम लेते हैं कि हम क्या करते हैं, दो मिरर लगा देते हैं इसके आमने सामने। पर्टिकुलर वो सारे फोटोन्स इस पर जाएंगे, पहले वाले मिरर पर। आपको पता है मिरर, और ये जो पहला वाला मिरर है ये आपका होना चाहिए 100% रिफ्लेक्शन। इसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए 100% रिफ्लेक्शन, यानी वो जो अमाउंट में एनर्जी देगा वो उसी में वापस कर देगा। यानी जितने फोटोन इससे तक, जितने भी फोटोन इससे क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, वो सब की सब उतने ही अमाउंट में इससे वापस रिफ्लेक्ट हो जाने चाहिए। यानी ये एक भी फोटोन को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। तो अब ये फोटोन यहां से कोलाइड करने के बाद कहा, दूसरे मिरर पर जाएंगे। अब दूसरे वाला मिरर 100% नहीं होता, दूसरे वाले मिरर को नाम स्लाइटली लेस रिफ्लेक्टेंस रखते हैं, थोड़ा सा कम। उसका रीजन क्यों, थोड़ा सा कम हम क्यों रखते हैं, हम इसलिए रखते हैं कि कुछ अमाउंट ऑफ फोटॉन्स हैं। देखो हर अमाउंट ऑफ एनर्जी पैकेट प्योर फॉर्म में नहीं आते, तो थोड़े फोटॉन्स जो बिगड़ चुके हैं, थोड़े खराब हो गए हैं, वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाए, इसमें पर्टिकुलर एब्जॉर्ब हो जाए। जो आपको प्योर अमाउंट ऑफ फोटॉन्स है वो फिर आपको फाइनली बाहर मिले। यानी हमने क्या देखा, हमने स्टार्टिंग में देखा ये हमारा लेजिंग मीडियम था, इसके हमने दो मिरर लगाए। जो पहला मिरर था वो 100% रिफ्लेक्शन शो कर रहा था, यानी जितने अमाउंट ऑफ फोटोन इस पे कोलाइड करेंगे वो सब की सब क्या करेंगे, टकरा के वापस जाएंगे 100%। और टकरा के कहां जाएंगे, दूसरे मिरर पर, जो कि 100% नहीं है, वो कुछ 100 से थोड़ा कम है। अब कितना कम है वो नहीं लिखा है, थोड़ा सा स्लाइटली लेस है, ये देखो, अदर है स्लाइटली लेस रिफ्लेक्टेंस। वो क्या करेगा, उसका काम है कि जो थोड़े बहुत जो अमाउंट ऑफ फोटॉन्स हैं कुछ उस तरीके, उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। अब फिर बाकी जो इससे फोटोन प्योर फॉर्म में निकलेंगे, वो फोटॉन्स को हम, वो फोटॉन्स कहां जाएंगे, एनर्जी सोर्स में। एनर्जी सोर्स क्या है, एक टाइप का गन, कोई भी गन समझ लो, फ्लैश गन, जैसे अभी आपको ऊपर मैंने आपको वो दिखाया था। अभी लेजर का डायग्राम देखते हैं, फ्लैश गन या कुछ भी आप समझ लो, जिसके अंदर पर्टिकुलर वो लेजर बाहर निकलेगी। ये रहा, ये एकदम गन टाइप का आप समझ लो, यही है आपका
एनर्जी सोर्स क्या है, ये आपकी गन है, इसके अंदर आपको पर्टिकुलर निकल के आपको मिलेंगे। तो हमारे तीनों मीडियम हो गए, लेजिंग मीडियम, रेजोनेटिंग चेंबर और एनर्जी सोर्स। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेजर कैसे बनते हैं, इसमें 3 लेजर है। इसमें मोस्ट कॉमन जो लेजर आपसे पूछते हैं वो सेमीकंडक्टर और हीलियम और न्यून पूछते हैं, क्योंकि रूबी लेजर बहुत पुराना लेजर है। अभी हम पढ़ के आ चुके हैं, सबसे पहले जो लेजर बनाया गया था वो रूबी लेजर ही बनाया गया था। लेकिन हम तीनों को पढ़ेंगे, तीनों में कुछ भी नहीं है, सेम मैकेनिज्म है जो मैं आपको बता चुका हूं, बस वही है। रूबी वाले में क्या करना है, सिंपल सा, आप क्या करिए, रूबी लेजर सुने, इसको क्या क्रिस्टल लेजर भी बोलते हैं। क्रिस्टल लेजर का मतलब क्या है कि ये सॉलिड वाला है। अभी हम पढ़ के आ चुके, 2 फॉर्म में होता है, सॉलिड और गैस। तो ये क्रिस्टल लेजर क्यों बोल रहा है, क्योंकि बिकॉज इट कंसिस्ट, ये आपको कैसा है, सॉलिड फॉर्म में है। और हम इसमें क्या सिंथेटिक रूबी यूज करते हैं एज अ लेजिंग मीडियम। हम क्या करते हैं, सिंथेटिक मीडियम, ये हमारा रूबी है, इसके अंदर पर्टिकुलर हमने क्या करा, 2 गैस रख दी। एक हमने रख दिया एल्युमिनियम ऑक्साइड, एक हमने रखा एल्युमिनियम ऑक्साइड, और दूसरा हमने रखा बिल्कुल थोड़े कम अमाउंट में, बिल्कुल लेस ट्रेस अमाउंट में, कौन सा, क्रोमियम ऑक्साइड। क्रोमियम ऑक्साइड CrO2, ठीक है। क्रोमियम ऑक्साइड हम रखते हैं बिल्कुल लेस अमाउंट में, बिल्कुल ट्रेस अमाउंट में। अब ये रूबी कलेक्टर, तो इसके अंदर हमने ये दोनों गैस भर दी। अब हम क्या करेंगे, इसको बाहर से हम प्रोवाइड कराएंगे क्या, एक्सटर्नल एनर्जी। उसके एक्सटर्नल एनर्जी में क्या है, इसके अंदर इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपस में टकराएंगे, एनर्जी करेंगे, और इससे जो एनर्जी निकलेगी वो जाएगी रूबी लेजर पर। और रूबी लेजर क्या करेगा, लेजिंग मीडियम का काम करेगा, यानी इस एनर्जी को लेके क्या करेगा, अपने अंदर रख लेगा। और फिर यहां पर लगे होंगे 2 मिरर, सेम वही प्रोसेस चलेगी। यहां से जो रूबी लेजर से फोटोन निकलेंगे वो पहले वाले मिरर पर क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, जो कि 100% रिफ्लेक्शन करेगा। फिर वो दूसरे वाले मिरर पर करेंगे जो कुछ कम करेगा। फिर फाइनली हमको क्या मिल जाएगा, सब कुछ हमारे एनर्जी सोर्स पर। सेम यही लिखा हुआ है, क्या लिखा है, आर यूज, देखो कौन कौन सी गैस, एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड क्रोमियम आर यूज्ड रेदर देन द नेचुरल वन ऑफ इनसाइड प्योरिटी ऑफ द मीडियम। अब इसमें ये दोनों क्या बोल रहे हैं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड है विद ट्रेस ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड। जो क्रोमियम ऑक्साइड है उसका सिर्फ हम कुछ अमाउंट ऑफ ट्रेस ही लेते हैं, मेन कौन सी ले रहा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये कैसे बनाते हैं, जनरेट फिजिकल फॉर्म क्या है, एक हम ट्यूब लेते हैं, किसकी, रूबिडियम की, रूबी की, जो कि कैसी होनी चाहिए, जो 10 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए क्या, लंबी, और 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए ब्रेथ में। 10 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए और 1 सेंटीमीटर ब्रेथ में होनी चाहिए। ये आपका 1 सेंटीमीटर ब्रेथ में होना चाहिए। अब क्या, इसके अंदर पर्टिकुलर आपने क्या करा, ये दोनों गैस आपने भर दी, और उसके अंदर आपने क्या करा, एक जिनॉन, जिनॉन गैस होती है, आप डिफरेंट डिफरेंट अपने जो हेलोजेंस पढ़ के आते हैं उनमें एक जिनॉन गैस होती है, उसको भी डाल देते हैं। इलेक्ट्रिक, उसी का इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करके, जिनॉन गैस को क्या इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज करके इसके अंदर डाल देते हैं। यानी वो जिनॉन गैस ही क्या है, एक्सटर्नल एनर्जी का सोर्स है, जो इधर एक्सटर्नल एनर्जी देगा। एक्सटर्नल एनर्जी हम किसकी फॉर्म में देंगे, जिनॉन गैस को हम क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज कर देते हैं और उसको इसके अंदर डाल देते हैं। फिर क्या होगा, इससे फोटोन निकलेंगे जो पहले वाले मिरर पर टकराएंगे, जो 100% रिफ्लेक्शन है, और फिर दूसरे वाला स्लाइटली लेस है, ठीक है। फिर हम इसको लेकर और इंटेंस फ्लैश, और फिर आखिरी में हम किसको ले लेंगे, जब ये नॉर्मल, देखो आ गया लिखा, एज द एक्साइटेड स्टेट इज अनस्टेबल। अनस्टेबल कब, जब आपने बाहर से एनर्जी दी तो वो इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या अपनी अनस्टेबल फॉर्म में हो गए। अब वो आना चाहेंगे अपनी ग्राउंड स्टेज में, और ग्राउंड स्टेज में कैसे आ पाएंगे, एक फोटोन को रिलीज करके। उसी फोटोन को रिलीज करने का मतलब है स्पॉन्टेनियस इमिशन, यानी स्पॉन्टेनियस मतलब एकदम तुरंत, और इमिशन, यही इमिशन लेजर के फुल फॉर्म में जो ई था वो किसको डिनोट कर रहा था, इमिशन को ही तो कर रहा था, इमिशन यानी इमिट कर रहा था। तो वो क्या करेगा, अपने बाहर से एनर्जी को निकालेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, हाई एनर्जी लेवल, दिस इज नोन ए पॉपुलर इन्वर्जन। बस इसमें यही लिखा, स्टिमुलेटेड इमिशन, यही प्रोसेस थी। एटम्स इन देयर एक्साइटेड स्टेट आर इनकाउंटर्ड बाय द फोटॉन्स एंड दिस लीड टू द फर्दर स्टिमुलेटेड इमिशन। यानी यहां पर एक वर्ड और बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि अगर आप एक इलेक्ट्रॉन जब अपनी स्टेट में वापस जाता है ना, नॉर्मल ग्राउंड स्टेट में, वो बाकी इलेक्ट्रॉन्स को भी क्या कर देता है, बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स है ना उन पे उनको भी क्या कर देता है कि स्टिमुलेट कर देता है कि आप सब भी अपनी स्टेज पर लौटो। क्योंकि हमें पता है पर्टिकुलर एक सेल में लिमिटेड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। अगर सबको वापस होना है तो सबको अपनी अपनी सेल में तो वापस जाना पड़ेगा, तभी तो सब रह पाएंगे। अभी तो सब डिस्टर्ब हो गए हैं तो वो कैसे हो पाएंगे, जब पर्टिकुलर कोई एक इलेक्ट्रॉन अगर वो जैसे अपनी जगह पे जाता है और फोटोन को छोड़ता है, वो बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स को भी कर देता है कि आप भी फटाफट फटाफट अपनी अपनी जगह पे पहुंचो, जिससे हमें क्या, हम अपनी दोबारा स्टेबल कंडीशन में आ जाएं। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है इन्होंने लास्ट लाइन, क्या कि जितने अमाउंट ऑफ हम एनर्जी देंगे
उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें वापस मिलेगी फोटॉन्स की फॉर्म में। तो उसी तरीके से इसमें इन्होंने लिख कर रखा है क्या कि जो हम क्या करते हैं फोटोन 6, अब जैसे ये डिफरेंट वेवलेंथ है, ये हमें कैसे मिली, क्योंकि हमने कुछ अमाउंट ऑफ सेम एनर्जी की हमने जो अमाउंट दी थी उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी में वो कोलाइड करेंगे और उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी में हमें फोटोन मिलेगा। यानी इससे हम ये समझ सकते हैं कि इसको हम थेराप्यूटिकली, अगर हमें किसी भी अमाउंट की वेवलेंथ चाहिए, थेराप्यूटिकली में कोई अमाउंट की वेवलेंथ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसी अमाउंट की वेवलेंथ की हम क्या देंगे, एक्सटर्नल एनर्जी देंगे, तो हमें उसी अमाउंट की में फोटोन बाहर मिलेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कुछ भी एनर्जी अपने अंदर नहीं रखेगा, वो 100% आपने उसको जितनी दी है वो उतनी बाहर निकाल देगा, ना वो खुद से कुछ देगा ना वो आपकी कुछ लेगा, तो आप जितने देंगे उसको सबको वो बाहर निकाल देगा। दूसरा है हमारा हीलियम नियॉन, सेम बिल्कुल कुछ डिफरेंस नहीं है। उसमें क्या कर रहा है, ये आपका गैस लेजर है, इसमें भी आपका क्या प्रेशर ट्यूब है, इसमें आपकी उसमें ट्यूब थी रूबी की, इसमें कोई नहीं, इसमें एकदम कांच की ट्यूब होती है, उसके अंदर आपकी हीलियम और नियॉन गैस भर देते हैं लो प्रेशर पर, बस उसको भी बाहर से एनर्जी दो, वो भी फोटोन्स रिलीज करेंगे सेम प्रोसेस पर, बिल्कुल प्रोसेस वो ही है। इसमें हमने कितनी देखी थी, 632.8 nm की देते हैं, उतने हमें अमाउंट में आपकी बाहर वेवलेंथ मिल जाती है। ऐसे डायोड लेजर है, डायोड लेजर में क्या यूज करते हैं, सेलियम एंड आर्सेनाइड आर यूज्ड इन अ डायोड सेमीकंडक्टर। बस आपको ये याद रखना है कि किसमें क्या यूज करते हैं। जैसे रूबी वाले में आपको नाम याद रखना पड़ेगा कि रूबी वाले में एल्युमिनियम ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड यूज कर रहे थे। हीलियम नियॉन ने तो नाम में ही लिखा है हीलियम नियॉन। डायोड लेजर और इसी को सेमीकंडक्टर लेजर भी बोलते हैं, इसमें क्या यूज करते हैं, सेलियम और आर्सेनाइड। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, ठीक है, सेम टू सेम बिल्कुल वही प्रोसेस चलेगी। अब आप लेजर किसी को किस तरीके से देंगे, तो देने के दो तरीके बताए गए हैं। पहला मेथड है ग्रिड मेथड और दूसरा है स्कैनिंग मेथड। ग्रिड मेथड क्या है, आप पर्टिकुलर जैसे आपको पर्टिकुलर जैसे आपका ये फोर आर्म है, ठीक है, और फोर आर्म में इस पर्टिकुलर एरिया पे आपको लेजर देनी है, देनी कहाँ है वो भी मांगे पड़ेंगे। अगर आपको इस पर्टिकुलर अमाउंट पे लेजर देनी है तो दो मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है कि यहाँ पर हम एक ग्रिड बना लें। ग्रिड का मतलब होता है इस तरीके से जाली, जैसे हमने जाली का स्ट्रक्चर बना लिया, क्योंकि हम पूरे में एक साथ नहीं दे सकते। जैसे सपोज हमने ये वाले जहां पर उसको प्रॉब्लम है वहां पर हमने जाली ये ग्रिड बना ली, तो हम क्या डिफाइन कर लेते हैं, तो हम क्या डिफरेंट डिफरेंट पार्ट बना लेते हैं। जैसे आज हमने अगर ये वाले पार्ट को ये ऊपर वाले पार्ट को दे दी, तो कल हम ये नीचे वाले पार्ट को देंगे, इस तरीके से देता। हम एक साथ पूरे को नहीं देते, लेकिन आपको याद भी रखना है कि ग्रिड ग्रिड क्यों बनाई, क्योंकि आप अगर पर्टिकुलर किसी को कहीं पर भी चोट लगी और आप एक अमाउंट में उसको दे रहे हो और आप कल भूल गए आपने उसी जगह पे फिर दे दी, तो लेजर के जितने फायदे नहीं है उससे 10 गुना ज्यादा उसके एबनॉर्मलिटीज हैं, उससे उससे 10 गुना नुकसान है अगर आपने थोड़ी भी अमाउंट में उसको ज्यादा दे दी। फायदा 1% मिलेगा, नुकसान 99% हो जाता है। तो इसीलिए ग्रिड मेथड बहुत ज्यादा यूज करा जाता है। आप भी जब लेजर दोगे तो आप ग्रिड मेथड ज्यादा यूज करते हो, ज्यादा यूज करो। ग्रिड मेथड में क्या ग्रिड बना लेते हैं हम, पर्टिकुलर हम समझ लेते हैं, जिससे हम कभी हमारे पास एक पेशेंट तो आ नहीं रहा तो हमें याद रहेगा, तो हमने क्या पर्टिकुलर याद करके रखा कि ये वाले स्टार्टिंग के दिन अब हम कल ये देंगे, परसों ये देंगे, फिर कुछ टाइम बाद वापस लौट आएंगे। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर लेजर देने के बाद टिश्यू को रेस्ट की जरूरत होती है, उसको कंटिन्यूअस अमाउंट में हम एनर्जी नहीं दे सकते। अगर ज्यादा दे देंगे तो वो अपना स्पेसिफिक फॉर्म ही चेंज कर लेगा, करने कुछ चले थे हो कुछ और जाएगा। और दूसरा होता है स्कैनिंग मेथड। स्कैनिंग मेथड ये एक तरीके से क्या है, आप क्या एक पर्टिकुलर अमाउंट है, इसको देखो इसमें तो आप कांटेक्ट में रखते हो स्किन, क्या डायरेक्ट स्किन के परपेंडिकुलर रखा और स्किन के कांटेक्ट में रखा। आप ग्रिड क्या बना ले, जैसे एक ग्रिड को आप समझो आपने ऐसे ग्रिड बना ली कि एक ग्रिड को आपने 1 स्क्वायर सेंटीमीटर रखी, यानी 1 सेंटीमीटर इसकी लेंथ और 1 सेंटीमीटर ब्रेथ है, तो इस तरीके से लिखा है डिवाइड इनटू ग्रिड इनटू 1 स्क्वायर सेंटीमीटर बना लो। और क्या करना है, बिल्कुल एकदम स्किन के परपेंडिकुलर, आपको जैसे आपकी स्किन है तो फ्लैश लाइट को बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर आप रखो, और इसमें आप स्किन के कांटेक्ट में ला सकते हो।